हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा फ्रॉम आरजी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए अभ्यास जेई मेन टेस्ट नंबर 70 केमिस्ट्री का पेपर। चलिए देखते हैं कैसा था पेपर, किस तरह का था डिफ़िकल्टी लेवल, किस स्कोर को अच्छा माना जा सकता है। इस तरह का जजमेंट हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेपर लेने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला सवाल हमारे सामने है वो है, टू अ 10 milliliter 1 molar aqueous solution of Br2, excess of NaOH is added so that all Br2 is disproportionated to Br minus and BrO3 minus। एक disproportionation reaction हो रही है। फिर जो resulting solution है that is made free of bromide ion by extraction, bromide ion हटा लिया, OH minus जो था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया एसिडिफाई करके। फिर जो रिजल्टिंग सोल्यूशन बचा उसमें मतलब सिर्फ BrO3 माइनस बचा है, उसको अपन ने रिएक्ट करवाया 2 ग्राम ऑफ इम्प्योर कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ, जिसका मोलर मास दिया हुआ है। तो अपन को इस कैल्शियम ऑक्जेलेट के सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी बतानी है। चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर अपन को एक्चुअली रिएक्शंस लिखनी पड़ेंगी। तो पहली रिएक्शन जो हो रही है वो तो एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। बेसिक मीडियम में ब्रोमाइड आयन का डिस्प्रपोर्शनेशन, ब्रोमाइड आयन और BrO3 माइनस आयन बनेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होगा। जब आप इसको बैलेंस करने जाओगे, पूरा बैलेंसिंग नहीं करनी है, सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन को भी अगर अपन बैलेंस कर दें तो भी सफिशिएंट रहेगा। जब अपन इसको बैलेंस करने जाएंगे तो इस तरह की रिएक्शन मिलेगी। हालांकि मैंने इसको कम्प्लीटली बैलेंस नहीं किया है, सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन को इक्वल बनाया है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आपको 10 मिलीलीटर सोल्यूशन दिया हुआ है Br2 का 1 मोलर सोल्यूशन। इसका मतलब ये 10 मिली मोल्स हो गए। तो अपन ने 10 मिली मोल ब्रोमीन को कंज्यूम करवाया है। स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग 10 मिली मोल Br2 जब कंज्यूम होगा तो 10/3 मिली मोल ब्रोमेट आयंस बनेंगे। अब ये जो ब्रोमेट आयंस हैं इनकी हमने रिएक्शन कराई है ऑक्जेलेट आयन के साथ। तो इस रिएक्शन में ब्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और ऑक्जेलेट आयंस को ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स लिखना आना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि BrO3 माइनस रिड्यूस होकर Br माइनस में कन्वर्ट होगा और ऑक्जेलेट आयन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके आगे अगर हम रिएक्शन बैलेंस करें तो हम देखेंगे कि ब्रोमेट आयन में +5 स्टेट से -1 स्टेट में चेंज आ रहा है। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। ऑक्जेलेट आयन में कार्बन +3 स्टेट में है और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन +4 स्टेट में है। यहाँ पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। लॉस और गेन को जब हम इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्जेलेट के फ्रंट में भी 3 आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट 2 से बदलकर 6 हो जाएगा। इससे ज़्यादा बैलेंसिंग अभी रिक्वायर्ड नहीं है, बस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स गेंड और लॉस्ट इक्वल कर दिया, जिससे कि ब्रोमेट और ऑक्जेलेट का सही कोफिशिएंट हमें मिल गया। अब आप देखिए आपके पास ब्रोमेट 10/3 मिली मोल था, उसको कंज्यूम कराने के लिए ऑक्जेलेट अपन को 3 टाइम्स चाहिए। 3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू विल बी 10 मिली मोल्स। तो ऑक्जेलेट आयन अपन को 10 मिली मोल्स लेना पड़ेगा। ओरिजिनल सैंपल जो है उसमें 10 मिली मोल ऑक्जेलेट आयन है। इसका मतलब 0.01 मोल कैल्शियम ऑक्जेलेट प्रेजेंट है ओरिजिनल सैंपल में। कैल्शियम ऑक्जेलेट का मोलर मास दे रखा है 128 ग्राम्स पर मोल। यहाँ से इसका मास आ जाएगा 1.28 ग्राम्स। ये 1.28 ग्राम्स जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है ये 2 ग्राम के सैंपल में प्रेजेंट है। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे फाइंड करोगे? इसको 2 ग्राम से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें। ये वैल्यू आ रही है 64%। इसी को अपन बोलेंगे परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, ये वैल्यू अपन को 4th ऑप्शन में दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 4D। जहाँ तक सेकंड क्वेश्चन का सवाल है, इसमें हमको कॉलम्स मैच करने हैं। तो पहला मॉलिक्यूल जो हमारे सामने है वो है SF2। फर्स्ट में SF2 है। SF2 के बारे में ये सारी चीज़ें चेक करनी है। SF2 का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो सल्फ़र पर 2 लोन पेयर आएंगे, 2 बॉन्ड पेयर आएंगे।
ऐसे सिचुएशन में सल्फ़र का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और उसके बाद ज्योमेट्री बैंड होगी, तो 1 जो है वो p के साथ मैच किया जाएगा। 2 लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम, ये बात भी सही है, q भी सही है। बॉन्ड एंगल यहाँ पर 109.5 डिग्री से कम रहेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स, तो ये r भी सही है। अब डेफिनेटली s सही नहीं है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और d भी सही नहीं है, तो फर्स्ट का मैच pqr के साथ होगा। अब अगर अपन देखें सेकेंड मॉलिक्यूल है XeF4। XeF4 का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ज़ेनॉन पर 2 लोन पेयर्स आते हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स आते हैं। ऐसे सिचुएशन में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ज़ेनॉन हो जाएगा sp3d2 और ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। तो 2 जो है वो p के साथ मैच नहीं होगा, q के साथ ज़रूर मैच होगा। सेंट्रल एटम पर 2 लोन पेयर्स हैं, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, 109.5 डिग्री से कम है, तो r भी सही हो जाएगा। ठीक है, s सही नहीं है, t डेफिनेटली सही है। तो फर्स्ट के लिए pqr, सेकेंड के लिए qrt, इसी तरह से अपन को चेक कर दे रहना है। ठीक है, अगर हम गिवन ऑप्शंस में देखें pqr फर्स्ट के लिए और qrt सेकेंड के लिए, ये हमको सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब थर्ड वाले का मैच सिर्फ s के साथ होगा और फोर्थ वाले का मैच सिर्फ r के साथ होगा। तो थर्ड वाला जो मॉलिक्यूल है NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, उसमें नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, एक सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। ऐसी सिचुएशन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, इसके बाद ज्योमेट्री बैंड हो जाएगी, लेकिन बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से बड़ा रहेगा। तो इस तरह से अपन को हर ऑप्शन को यहाँ देखना पड़ेगा स्मार्टली। अगर हम 1 और 2 के लिए भी आइडेंटिफाई कर लें तो हम आंसर इजीली मार्क कर पाते हैं। आंसर होगा A। तो केयरफुली इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन में अपन को एक रिएक्शन दे रखी है, एक रेडॉक्स रिएक्शन, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अपन को E0 वैल्यू दे रखी है और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दे रखे हैं OH माइनस के लिए, H2O के लिए, और अपन को स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट के लिए फाइंड करना है, एनायन के लिए फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन कैन बी रिटन एज -NF E0 cell, and that in turn can be written as the sum of Gibbs free energies of formation of products minus the sum of Gibbs free energy of formation of reactants। यहाँ पर एक बात करेक्ट करनी पड़ेगी, O2 का स्टेट यहाँ पर गैशियस लेना पड़ेगा, सॉलिड दे रखा है, गैशियस लेना पड़ेगा। -4 times the Gibbs free energy of formation of aluminium solid, -3 times the Gibbs free energy of formation of O2 gas, -6 times the Gibbs free energy of formation of H2O liquid, -4 times the Gibbs free energy of formation of OH minus aqueous। इस तरह से हम इक्वेशन सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में सब्सटेंशियल कैलकुलेशन है। सबसे पहले तो आप n फैक्टर आइडेंटिफाई करो। आप देखोगे कि एल्यूमिनियम जो है वो 0 स्टेट से +3 स्टेट में जा रहा है। AlOH होल 4 माइनस में एल्यूमिनियम का स्टेट +3 है और 4 एल्यूमिनियम एटम्स हैं, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस इन्वॉल्व है। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस इन्वॉल्व है, इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स का गेन भी इन्वॉल्व होगा। n फैक्टर 12 हो गया। तो अपने पास ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इसको हम लिख सकते हैं -12 टाइम्स 96,500 टाइम्स E0 सेल विच इज़ 2.73, ये वैल्यू जूल में आएगी। और ये जो दो टर्म्स हैं ये ज़ीरो हैं क्योंकि रेफरेंस स्टेट में एलिमेंट के लिए गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो हो जाता है। ये वाली दो टर्म्स अपन लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। 6 टाइम्स द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर प्लस 4 टाइम्स द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस इक्वल्स 4 टाइम्स द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AlOH होल 4 माइनस। तो एक लेंथी कैलकुलेशन रहेगी ये। ठीक है,
ये कैलकुलेशन जब आप परफॉर्म करोगे, इस क्वांटिटी को किलो जूल्स में बदलोगे तो ये क्वांटिटी लगभग -3163 किलो जूल्स आएगी। और यहाँ पर अगर गिब्सन एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, वाटर का गिब्सन एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन -237.2 है, उसका जब हम 6 टाइम्स करेंगे तो ये वैल्यू -1423.2 आएगी। और OH माइनस के लिए भी सिमिलर कैलकुलेशन करोगे तो -628 आएगा किलो जूल्स में। इसको भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर हमें स्टैंडर्ड गिब्सन एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AlOH होल 4 माइनस मिलेगा। और ये जो वैल्यू है ये एवेल्यूएट करने पर -1303 किलो जूल्स अप्रॉक्सीमेटली आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें वेलोसिटी के ग्राफ की बात की गई है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हाइड्रोजेनिक एटम्स के कॉन्टेक्स्ट में होगा, बोर मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, हालांकि ये बात इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। और बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है Z/n टाइम्स 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजेनिक एटम्स। तो स्पीड जो है वो Z के प्रोपोर्शनल दिख रही है, इसका मतलब V वर्सेस Z का ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। और 1/n के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है, V वर्सेस 1/n का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। V वर्सेस n का ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, वो हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, जो कि 4th ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो 1st, 2nd एंड 4th ग्राफ्स करेक्ट हैं, अकॉर्डिंगली हमें 4th ऑप्शन मार्क करना होगा। ठीक है, कमिंग टू द 5th क्वेश्चन। इथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद सिल्वर साइनाइड फॉर्म्स अ कंपाउंड। द फंक्शनल आइसोमर ऑफ X इज। इथाइल साइनाइड मतलब CH3CH2CN स्ट्रक्चर, सॉरी, इथाइल साइनाइड मतलब CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड। फिर रिएक्शन करा रहे हैं सिल्वर साइनाइड के साथ। सिल्वर साइनाइड में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करता है, क्योंकि सिल्वर और कार्बन का बॉन्ड कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रखता है, इसलिए कार्बन का लोन पेयर अटैक नहीं करता, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है और क्लोराइड ग्रुप को सब्सटीट्यूट करेगा। तो CH3CH2NC ये कंपाउंड बनेगा X। लेकिन हमसे इसका फंक्शनल आइसोमर पूछा गया है। ये तो आइसोसाइनाइड है और आइसोसाइनाइड का फंक्शनल आइसोमर होगा साइनाइड, जो कि हमें A ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। कमिंग टू द 6th क्वेश्चन। 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस प्रोसीड एट 25 डिग्री सेल्सियस एट द सेम रेट। दोनों का रेट बराबर है शुरू में। कोफिशिएंट ऑफ द रेट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन इज 2 एंड दैट ऑफ द सेकेंड रिएक्शन इज 3। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस एट 75 डिग्री सेल्सियस। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कितने अमाउंट से बढ़ता है, किस रेशियो से बढ़ता है। और ये आमतौर पर 25 डिग्री सेल्सियस से देखा जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो रेट कितना फैक्टर से, किस फैक्टर से बढ़ता है। तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए ये 2 के फैक्टर से बढ़ता है और सेकेंड रिएक्शन के लिए ये 3 के फैक्टर से बढ़ता है। ठीक है, और शुरू में रेट सेम है, तो शुरू में दोनों रिएक्शंस के जो के वैल्यूज़ हैं वो सेम है, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, अब टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि 10 डिग्री के 5 स्टेप्स आ रहे हैं। अगर अपन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो अपन को 5 बार टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर हम 75 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच पाएंगे। तो शुरू में जो रेट कांस्टेंट के था वो 35 डिग्री सेल्सियस पर 2K हो जाएगा, डबल। और इस तरह की डबलिंग कंटिन्यू रहेगी, हर बार डबल होगा। तो 75 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते पहुंचते ये 32K हो जाएगा। और जहाँ तक रिएक्शन 2 का सवाल है
पहले का रेट कांस्टेंट 3K 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होगा, फिर 3 स्क्वायर K, 3 क्यूब K, 3 टू द पावर 4K, 3 टू द पावर 5K। तो ये इनके रेट्स होंगे 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ द रेट ऑफ दीज रिएक्शंस, पर ये नहीं बताया कि किसको न्यूमरेटर में रखना है किसको डिनोमिनेटर में रखना है। पर अगर अपन ऑप्शंस देखें तो सारे रेशियोज़ 1 से बड़े हैं, इसका मतलब अपन को बड़े रेट को छोटे रेट से डिवाइड करना है। सो रेट ऑफ रिएक्शन 2 अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन 1 ये करना पड़ेगा एट 75 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि रिएक्शन 2 का रेट ज़्यादा है। 3 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 5 एक्चुअली इवेल्युएट करना होगा, और इवेल्युएट करने पर ये वैल्यू 7.59 आती है। आप करके देख लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 6th का आंसर बी। कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, ये अपने पास स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है, फिर अपन NaNH2 से रिएक्शन करा रहे हैं। NaNH2 एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है और ये टर्मिनल एल्काइंस के एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने में कैपेबल है। उसके बाद CH3Br से रिएक्शन कराई, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ऐसा करने पर एल्काइन की चेन लेंथ बढ़ गई, और उसके बाद अपन रिडक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक है, बेरियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, लिंडलर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एल्काइंस का पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है, एल्कीन्स पर अटैक नहीं होगा। ये बात हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। एल्कीन्स पर अटैक नहीं होगा, सिन एडिशन होगा, सेम साइड से हाइड्रोजन ऐड होगा। ये सिन एडिशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी डबल बॉन्ड पर। ठीक है, अगर अपन ऑप्शंस देखें तो क्लियरली थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमको आइडेंटिफाई करना है। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अलॉयज़, ये बात तो सही है, जैसे टिन, कॉपर, ये सब अलॉयज़ बनाने में काम आते हैं, एकदम सही बात है। ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल एटम ट्रांजिशन मेटल ही होता है, जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल हुआ, फेरोसाइनेट आयन हुआ। ठीक है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर ट्रांजिशन मेटल्स, ये बात सही नहीं है। ये 3D 4D 5D सीरीज़ के लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं, इनमें फुली फिल्ड डी सब शेल है, N-1 डी सब शेल। ना तो इनके न्यूट्रल एटम में डी सब शेल पार्शियली फिल्ड है, और ना ही इनके कैटायनिक फॉर्म में डी सब शेल पार्शियली फिल्ड है। डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में या आयनाइज होने में काम आ ही नहीं रहे, तो इन मेटल्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स कंसिडर नहीं करेंगे। K2PtCl6 इज़ अ वेल नोन कंपाउंड, बट द कोरिस्पॉन्डिंग निकल कंपाउंड इज़ नॉट नोन। निकल जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट उतना प्रेफर नहीं करता है, प्लैटिनम इजीली +4 स्टेट में जा पाता है, इसलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। 1, 2 और 4 करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर होगा सी। कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, फिर से एक सिंथेसिस करवानी है, एक सीक्वेंस फॉलो करना है। तो पहले केस में अपन ने डाइजोनियम क्लोराइड बनाया है, दिख रहा है पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में H3PO2 और H2O के साथ रिएक्शन कराने पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद CO + HCl के साथ रिएक्शन कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ ल्यूइस एसिड। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फाइनली वी विल हैव बेंजल्डिहाइड, दैट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट Z। C ऑप्शन इज़ द आंसर। 10th क्वेश्चन में फिर से कॉलम मैच करना है। तो पहला सब्सटेंस अपने पास BeO है, दूसरा सब्सटेंस NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा सब्सटेंस
MgCl2 BeCl2 है और चौथा सब्सटेंस CSO2 है, BeCl2 एंड CSO2। तो इसमें कुछ बातें अपन को प्रायर पता होनी चाहिए, जैसे BeO एम्फोटेरिक होता है, ऐसे ही NaHCO3 भी एम्फोटेरिक है। एट द सेम टाइम NaHCO3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। NaHCO3 माइनस जो आयन है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है। एक बायकार्बोनेट आयन का ऑक्सीजन दूसरे बायकार्बोनेट आयन के OH ग्रुप को इलेक्ट्रॉन, H एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इस तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं। ऐसे ही CSO2 जो है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स की ये खासियत होती है कि वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं एक्वस मीडियम में, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलती है, एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। तो ये जो R है ये सिर्फ 4 के साथ मैच कर सकता है, सिर्फ 4 में ही R दिखाई दे सकता है और किसी में R दिखाई नहीं देगा। तो डिस्प्रपोर्शनेशन ना तो A1 के साथ होगा ना B के 1 के साथ नहीं होगा डिस्प्रपोर्शनेशन। इसका मतलब A और B तो इनकरेक्ट हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन सिर्फ CSO2 का हो सकता है, और ये बात हमें सिर्फ और सिर्फ करेक्ट बात हमें थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रही है। ठीक है, PQST ये अपन ने NaHCO3 के लिए मैच किए हैं। P का मतलब NaHCO3 एम्फोटेरिक है, Q का मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कलर इम्पार्ट करता है बंसन फ्लेम को, S का मतलब इसमें हाइड्रोजन, T का मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, S का मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एट द सेम टाइम इसमें चेन स्ट्रक्चर है, तो इसका आंसर C होगा। BeCl2 में एक चेन स्ट्रक्चर होता है, तो 3 के साथ सिर्फ T मैच करेगा। इस तरह का चेन स्ट्रक्चर BeCl2 में प्रेजेंट होता है सॉलिड स्टेट में। 10th का आंसर C। कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, यहाँ पर अपन को ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन बताना है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है, मैग्नीट्यूड ही कंपेयर किए जाएंगे। ये सारे एल्कीन्स आइसोमेरिक हैं, पहली बात तो अपन ने ये नोट करी। आइसोमेरिक एल्काडाईन्स हैं ये। जितना ज़्यादा स्टेबल होंगे, more stable the alkene or the alkadiene, lesser would be the heat released. Lesser would be the heat released upon combustion. ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब ये देखिए, जो फर्स्ट वाला डाईईन है उसमें H एटम्स डबल बॉन्ड के दो तरफ लगे हुए हैं, मतलब ये जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है ये ट्रांस है। सेकंड वाले में एक डबल बॉन्ड के अबाउट ट्रांस अरेंजमेंट है, दूसरे के अबाउट सिस अरेंजमेंट है, तो सेकंड वाला ट्रांस सिस है। और थर्ड वाले में आप देखेंगे H एटम्स डबल बॉन्ड के सेम साइड ही हैं, तो ये सिस है, ये लीस्ट स्टेबल है। और थर्ड वाले केस में सबसे ज़्यादा हीट रिलीज़ होनी चाहिए, फर्स्ट वाले केस में सबसे कम हीट रिलीज़ होनी चाहिए अपॉन कंबस्शन। तो फर्स्ट सबसे पीछे और थर्ड सबसे आगे होना चाहिए। ऐसा एग्जैक्टली तो किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में एक मिसप्रिंट है या एक एरर है। सेकंड ऑप्शन में 3 को आगे होना चाहिए। फर्स्ट में हीट ऑफ कंबस्शन सबसे कम और थर्ड में हीट ऑफ कंबस्शन सबसे ज़्यादा होगा सिस अरेंजमेंट के कारण। 11th का आंसर हो गया बी। कमिंग टू द 12th क्वेश्चन,
एक्स और वाई का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। एक्स जो है वो कॉर्नर्स पर हैं क्यूब के, और वाई 2 नॉन एडजेसेंट फेस सेंटर्स पर हैं। 2 नॉन एडजेसेंट फेस सेंटर्स का मतलब ऑपोजिट फेस सेंटर्स ही हो गए, ठीक है। जैसे अगर मैं टॉप फेस पर वाई रख रहा हूँ, टॉप फेस सेंटर पर, तो इसके एडजेसेंट लेफ्ट वाला फेस सेंटर, राइट वाला फेस सेंटर, बैक वाला फेस सेंटर और फ्रंट वाला फेस सेंटर, यहाँ पर कोई एटम प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ बॉटम फेस सेंटर पर ही वाई प्रेजेंट होगा। इसके अलावा एक्स सभी कॉर्नर्स पर है। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ है और कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो कॉर्नर्स का इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1 हो गया और 2 फेस सेंटर्स का भी इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1 हो गया। यहाँ से फॉर्मूला बनेगा XY। आंसर इज बी। कमिंग टू 13th क्वेश्चन। यहाँ पर बात हो रही है बोरैक्स के एनायनिक पार्ट की। उसमें कितने बोरॉन एटम्स बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बोरैक्स का फॉर्मूला होता है B4O5OH होल 4.8H2O। अपन को इसके एनायन पर फोकस करना है। एनायन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये ऑक्सीजन ब्रिज का काम भी कर रहा है। हर बोरॉन एटम पर एक OH ग्रुप भी अटैच्ड है। पर आप देखिए ये वाला जो बोरॉन है ये तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना चुका है, ये sp3 हाइब्रिड है, ठीक है। और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो अब बैक बॉन्डिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये जो 2 बोरॉन एटम्स बचे हुए हैं रिंग पर, इनमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और ये ऑक्सीजन के साथ या OH ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ बैक बॉन्डिंग कर सकते हैं, इनफैक्ट करते हैं, और इसके ज़रिए इनको इलेक्ट्रॉन पेयर मिलता है। ये 2 जो बोरॉन एटम्स हैं इन पर नेगेटिव चार्ज है। ये कंप्लीट एनायन है जिस पर ओवरऑल 2 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो 2 बोरॉन एटम्स ही बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आपको एनायन का स्ट्रक्चर बताना हो तो करना संभव नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना है 14th क्वेश्चन में। फिर से ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जब तक आपको I2O5 के बारे में जानकारी ना हो तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। HiO3 को हीट करने पर I2O5 बनता है 170 डिग्री सेल्सियस पर, ये बात तो सही है। लेकिन I2O5 को हीट करने पर वो आयोडीन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है 300 डिग्री सेल्सियस पर। 170 डिग्री सेल्सियस पर बनने वाला कंपाउंड 300 डिग्री सेल्सियस पर ब्रेक हो जाता है। तो I2O5 इज़ स्टेबल टू हीट, ये बोलना सही नहीं रहेगा। जो इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क करना था वो बी है। बाकी चीज़ें आपको एज अ फैक्ट पता होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट ना करें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें सही होने की गुंजाइश कम है, ठीक है ना। इसमें तुक्केबाजी नहीं की जा सकती। कमिंग टू द 15th क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स एट 1 एटमॉस्फेयर ऑफ द फॉलोइंग 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन। सबके 1 मोलर सोल्यूशन लिए हैं। ऐसी सिचुएशन में बात आ जाती है कि 1 यूनिट से कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलेंगे। तो यूरिया जो है वो तो नॉन डिसोसिएटिंग, नॉन एसोसिएटिंग है, इसमें तो 1 मोलर सॉल्यूट पार्टिकल्स ही रहेंगे। जहाँ तक सोडियम क्लोराइड का सवाल है, इसके 1 यूनिट से 2 यूनिट सॉल्यूट पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो 2 मोलर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हो गई। सोडियम सल्फेट में पर फॉर्मूला यूनिट 2 सोडियम और 1 सल्फेट आयन है, तो टोटल 3 मोलर सॉल्यूट पार्टिकल्स Na2SO4 के सोल्यूशन में होंगे। सोडियम फॉस्फेट है Na3PO4, इसका 1 मोलर सोल्यूशन लेने पर 4 मोलर सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलेंगे।
अब एक और बात ध्यान से देखो, आपको फ्रीजिंग पॉइंट का असेंडिंग ऑर्डर बताना है, आपको डेल्टा TF का ऑर्डर नहीं बताना, ठीक है ना। जितना ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होगा। हायर डेल्टा TF इम्प्लाइज लोअर TF। तो आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किस में होगा। सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन Na3PO4 वाले सोल्यूशन में होगा। सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होने का मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, और सबसे कम डिप्रेशन यूरिया के सोल्यूशन में होगा, इसका मतलब यूरिया के सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो 1 सबसे आगे होगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और Na3PO4 यानी 4 सबसे पीछे होगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो 4 सबसे पीछे और 1 सबसे आगे। सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट यूरिया के सोल्यूशन का होगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन यहाँ लीस्ट है। कमिंग टू द 16th क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड का एक एडिशन प्रोडक्ट मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ जिसकी एक्वस हाइड्रोलिसिस की जाए तो क्या बनता है। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं CH3 Mgi से। इस रिएक्शन में CH3 माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस तरह का एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, जिसकी बाद में जब अपन हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो O माइनस हटकर OH आ जाएगा, इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल अपन को फाइनली ऑब्टेन होगा। तो 16th क्वेश्चन का आंसर है बी। कमिंग टू द 17th क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली की प्रेजेंस में ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन करता है। ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड मतलब जो अल्फ़ा कार्बन है उस पर 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसका मतलब अल्फ़ा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन तो हो नहीं सकता, ठीक है। OH माइनस की प्रेजेंस में 2 ही संभावनाएं थी, या तो एल्डोल कंडेंसेशन या कैनेजारो रिएक्शन। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो है कैनेजारो रिएक्शन, राइट। 17th का आंसर सी होगा, इसमें कि डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा एक तरह से ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड का, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, 2 तरह के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे। एटीन्थ क्वेश्चन पर आते हैं। एल्डोहेक्सोज और ऑक्सोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज जैसे फ्रक्टोज, किसकी मदद से अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ग्लूकोज जो है उसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं विदाउट ड्राइंग द फिशर प्रोजेक्शन, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोज है। टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, इनसे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों रिएक्ट कर जाते हैं। जो रिएजेंट इनमें डिस्टिंग्विश कर पाता है वो है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइडिक ग्रुप के कारण। ग्लूकोज का जो ओपन चेन फॉर्म है उसका एल्डिहाइड ग्रुप ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन है, और ब्रोमीन जैसा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर पाता है और ग्लूकोनिक एसिड ऑब्टेन होता है। ब्रोमीन वाटर का डीकलरेशन हो जाएगा, जबकि फ्रक्टोज ब्रोमीन वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो डीकलरेशन। तो आंसर होना चाहिए डी। 19th क्वेश्चन, यहाँ पर अपन को एलीन बना के दिया हुआ है
और ये बोला है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है C1C2 बॉन्ड का, वो प्लेन ऑफ द पेपर में है, मतलब जो आपकी स्क्रीन का प्लेन है उसमें। तो यहाँ पर अपन को केयरफुली इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ये जो 3 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं ये तो एक स्ट्रेट लाइन में है ये मान लो पेपर का प्लेन है, और इसी प्लेन में C1C2 का पाई बॉन्ड भी है। ये पाई बॉन्ड आपके स्क्रीन के प्लेन में है। इसका मतलब ये जो दूसरा वाला पाई बॉन्ड है C2C3 के बीच में जो बनेगा, ये स्क्रीन के प्लेन में नहीं है। इसमें एक ओवरलैपिंग आउटसाइड द प्लेन है और एक ओवरलैपिंग बिहाइंड द प्लेन है, ठीक है। तो अगर C2C3 का पाई बॉन्ड प्लेन के अंदर बाहर बन रहा है तो C3 पर आने वाले जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो प्लेन में बनेंगे, पेपर के प्लेन में या आपके स्क्रीन के प्लेन में। अगर C1C2 का पाई बॉन्ड पेपर के प्लेन में बन रहा है तो C1C2 के जो सिग्मा बॉन्ड्स बचे हैं वो पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब आप एक एक करके स्टेटमेंट्स देखें, हमको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। फ्लोरीन इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। फ्लोरीन तो प्लेन ऑफ द पेपर में ही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्ट्रक्चर पर भी नज़र रखिए और स्टेटमेंट्स पढ़िए। क्लोरीन इज़ प्रेजेंट इन द प्लेन ऑफ द पेपर, डेफिनेटली नॉट। सिग्मा बॉन्ड ऑफ C2C3 इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये है सिग्मा बॉन्ड और ये तो प्लेन ऑफ पेपर में ही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ C2C3 में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और क्लोरीन एटम सेम प्लेन में है, ये बात तो सही है। क्लोरीन एटम भी पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में है और ये पाई बॉन्ड जो दिखाया गया ये भी पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ C2C3 बॉन्ड एंड क्लोरीन आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। इसका आंसर होगा डी। अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर का पूरा आइडिया होना चाहिए। 20th क्वेश्चन, composition of the equilibrium mixture for this equilibrium at 1470 Kelvin diffuses 1.16 times as fast as krypton under the same conditions. Find the degree of dissociation of chlorine at equilibrium. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अपन को रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर को रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ क्रिप्टन से कंपेयर करना है। इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट मोलर मास ऑफ क्रिप्टन अपॉन मोलर मास ऑफ मिक्सचर। मोलर मास ऑफ मिक्सचर का मतलब होता है मीन मोलर मास, और ये जो रेट्स का रेशियो है ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1.16 है। क्रिप्टन का मोलर मास 84, यहाँ से अपन को मीन मोलर मास फाइंड करना है, ठीक है। इसका अगर अपन स्क्वायर लें और चीज़ों को एडजस्ट करें तो ये बन जाता है 84 अपॉन 1.35 रफली, विच कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 61। यहाँ से ये वैल्यू आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 62 आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 62, ठीक है। और इस मिक्सचर का मीन मोलर मास कैसे लिखोगे? मान लो शुरू में अपने पास 1 मोल क्लोरीन थी, बाद में इसका डिसोसिएशन हुआ अल्फ़ा, क्लोरीन एटम्स बने 2 अल्फ़ा। इक्विलिब्रियम पर मोल्स हैं 1 माइनस अल्फ़ा एंड 2 अल्फ़ा रिस्पेक्टिवली। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम हो गए 1 प्लस अल्फ़ा। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, जो टोटल मास है इनिशियल मिक्सचर का और जो टोटल मास है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वो इक्वल होने चाहिए। टोटल मास ऑफ इनिशियल मिक्सचर तो 1 मोल क्लोरीन का मास था जो कि 71 ग्राम्स हो जाएगा। टोटल मास मिक्स इक्विलिब्रियम 1 प्लस अल्फ़ा मोल्स का मास है जिसको m बार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
इसका मतलब m बार जो है वो 71/1 प्लस अल्फ़ा है। ध्यान रहे मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करने पर मास मिलता है। ये मीन मोलर मास अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 62 आ रहा है। यहाँ से जब आप अल्फ़ा एवेल्यूएट करोगे तो वो वैल्यू 0.14 आएगी रफली। इसका मतलब क्लोरीन का लगभग 14% डिसोसिएशन हुआ है। 20th क्वेश्चन का आंसर है ए। कमिंग टू 21st क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। कंडक्टेंस 0.0015 मोलर एक्वा सोल्यूशन की एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, उसको डिटर्मिन करने के लिए अपन ने कंडक्टिविटी सेल कंस्ट्रक्ट किया। इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन 120 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कंडक्टेंस दे रखा है, पीएच दे रखा है सोल्यूशन का, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। इस तरह के टर्म्स में अल्टीमेटली अपन को Z की वैल्यू बतानी है। तो चलिए जो जो लिखा हुआ है उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सेल कांस्टेंट जिसको G स्टार बोलते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड द सेल कांस्टेंट विच इज़ L/A। L/A अगर आप करोगे तो 120 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ रहा है 120 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कंडक्टिविटी कापा होती है G टाइम्स G स्टार, कंडक्टेंस टाइम्स सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस है 5 × 10⁻⁻7 साइमन्स, इसको मल्टीप्लाई किया है 120 सेंटीमीटर इनवर्स से, ये वैल्यू आ जाएगी 6 × 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कापा की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से फिर मैं λm मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करूँगा। मोलर कंडक्टिविटी होती है कापा बाय C, 6 × 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 15 × 10⁻⁴ लीटर मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर को मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब में बदल देता हूँ। 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये सारा एडजस्टमेंट अगर हम करें तो ये 6/15 × 10⁻² साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ रहा है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन ये अपन को नहीं बतानी, अपन को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। अब एक और बात समझिए, जो वीक एसिड है HA, उसके डिसोसिएशन से H+ आयंस बनते हैं। सॉल्यूशन का pH हमें दे रखा है, आप देखें pH दे रखा है 4। pH अगर 4 है तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गई 10⁻⁻4। यहाँ से हम अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं, जितना एसिड डिसोसिएट हुआ अपॉन जितना वो शुरू में था 15 × 10⁻⁻4 मोलर, जो कि C0 है। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मिल रही है 1/15। मोलर कंडक्टिविटी आ गई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। अब हमें पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लिखते हैं λm/λm0। तो यहाँ से अब हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी λm/α, 6/15 × 10⁻² अपॉन 1/15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 15 से 15 कैंसिल, λm0 6 × 10⁻² साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ रहा है। इसी फॉर्म में हमसे वैल्यू पूछी है और क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग Z की वैल्यू हो जाएगी 6. 6 should be the answer of this question. This was a pretty lengthy question, not very easy to do in exam scenario. 22nd क्वेश्चन में भी काफ़ी सारी लैंग्वेज है। पहले तो रिएक्शन दी गई है अपन को, बेंजीन के हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन, फिर बेंजीन और एक्सेस हाइड्रोजन का एक मिक्सचर है जिसका टोटल प्रेशर 60 mmHg है अननोन वॉल्यूम में। ठीक है,
उसके बाद निकल कैटलिस्ट के ऊपर गैस मिक्सचर को पास किया और सारी की सारी बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में बदल गई। अब जो गैस बची है उनका प्रेशर 30 mmHg है। सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर मेंटेन किया गया है। आपको बताना है कि फ्रैक्शन ऑफ C6H6 प्रेजेंट इन द ओरिजिनल मिक्स वॉल्यूम अगर 1/y है तो y क्या है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा गैसियस स्टेट की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, थोड़ा थोड़ा स्टोइशियोमेट्री की नॉलेज रिक्वायर्ड है। तो शुरू में जो टोटल प्रेशर है वो 60 mmHg है। उसमें से मान लेते हैं कि बेंजीन का 6x mmHg है, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 60 - x mmHg। शुरू में C6H12 तो प्रेजेंट नहीं है। फिर क्वेश्चन ने बोला कि बेंजीन पूरा पूरा कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन पूरा पूरा कन्वर्ट हुआ हो ये ज़रूरी नहीं है। तो बेंजीन पूरा x अमाउंट कंज्यूम हो गया, 0 बचा। अगर ये x अमाउंट कंज्यूम होगा तो हाइड्रोजन गैस 3x अमाउंट कंज्यूम होगी, तो कितनी बची 60 - 4x मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, और C6H12 फर्दर x बन गया। अब हमारे पास फाइनली ये दो गैसेस प्रेजेंट हैं। इनके प्रेशर्स का सम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 30 mmHg होना चाहिए। यहाँ से अगर मैं x के लिए सॉल्व करूँ तो मुझे मिल रहा है 3x = 30 और x = 10। इसका मतलब ओरिजिनल मिक्सचर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन है वो 10 mmHg है। टोटल प्रेशर 60 mmHg है और हाइड्रोजन का प्रेशर 50 mmHg है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर 1/6। जो मोल फ्रैक्शन होता है वही वॉल्यूम फ्रैक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं कि y की वैल्यू 6 होगी। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6। कमिंग टू 23rd क्वेश्चन, हमें pH बताना है जिससे कि ZnS का प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट हो जाए। लिमिटिंग केस की बात हो रही है, इसका मतलब ZnS के रिस्पेक्ट में सोल्यूशन सैचुरेटेड माना जाएगा। जिंक क्लोराइड प्रेजेंट है, H2S भी प्रेजेंट है, KSP वैल्यूज़ गिवन है, Ka वैल्यूज़ गिवन है। तो अगर प्रेसिपिटेशन अभी भी प्रिवेंट करना है तो सल्फाइड आयन की जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है वो होगी KSP अपॉन जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन। KSP ऑफ ZnS अपॉन जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन जब हम करते हैं तो हमें 10⁻⁻19 मोलर मिलता है। सल्फाइड आयन की मैक्सिमम ये कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। अब आते हैं H2S गैस के डिसोसिएशन वाली रिएक्शन पर, H2S एक्वस के डिसोसिएशन वाली ओवरऑल रिएक्शन पर, 2H + एक्वस + S2 - एक्वस। तो अपन को यहाँ पर सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁻19 मोलर, H2S की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर। H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो कि ये रिएक्शन ना सिर्फ इक्विलिब्रियम पर बनी रहे बल्कि सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी इस वैल्यू पर बनी रहे। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 0.1 मस्ट बी इक्वल टू Ka विच इज़ 10⁻⁻20। यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर आएगी, या फिर pH वैल्यू फाइंड करें तो वो आएगी 1। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 1, 23rd का। कमिंग टू 24th क्वेश्चन, साइक्लिक एल्कोहल्स बताने हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H7OH है, इसको अपन C4H8O भी लिख सकते हैं। इस कंपाउंड का जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है वो 1 है, और क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड बनाना है तो एक ही रिंग बन पाएगी, कोई डबल बॉन्ड नहीं आ पाएगा। ठीक है, अल्कोहल्स बनाने हैं, ये बात भी ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स अकाउंट में लेने हैं या नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ है, तो अपन स्टीरियो आइसोमर्स को भी अकाउंट में लेंगे, तभी अपन को टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स मिल पाएंगे। ठीक है, पहले अपन सबसे बड़ी 4 कार्बन की रिंग के बारे में सोचते हैं, तब तो ये कंपाउंड बन जाएगा। फिर 3 कार्बन की रिंग के बारे में सोचा तो 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन बाहर है,
एक कंपाउंड तो ये बनेगा, या फिर CH3OH ऐसा कर सकते हैं, या फिर अपन एक पर CH3 एक पर OH लगा सकते हैं। पर इसमें ध्यान रखिएगा कि कायरल सेंटर्स डेवलप हो जाएंगे। अगर CH3OH अपन सेम साइड पर लगाते हैं तो ये कंपाउंड कायरल हो जाएगा। ये और इसका मिरर इमेज दोनों ही अपन को अकाउंट में लेने पड़ेंगे। These would be considered to be two different compounds. सिमिलरली अगर मैं इनको ऑपोजिट साइड पर लगाऊं, ट्रांसफॉर्म लूं, तो भी यहाँ पर इसका एक मिरर इमेज लेने पर एक डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा। तो ट्रांसफॉर्म में भी दो एनेंशियोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिस फॉर्म में भी एनेंशियोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सोच लीजिए, इसके अलावा तो और कोई आइसोमर यहाँ पर बनने वाला नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 साइक्लिक एल्कोहल्स बनने चाहिए। हालांकि आंसर की में आंसर 5 दे रखा है, उन्होंने सिर्फ सिस और ट्रांस आइसोमर्स को अकाउंट में लिया है, मतलब इसको 1 माना है, इसको 1 माना है, बट इनके एनेंशियोमर्स को अकाउंट में नहीं लिया है। आई थिंक ये आंसर जो गिवन है की में वो रॉन्ग है। आंसर इस क्वेश्चन का होगा 7। कमिंग टू 25th क्वेश्चन, एक वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है Ni2+ का, उसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.82 बोर मैग्नेटन है। मैग्नेटिक मोमेंट का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें √n+2 बोर मैग्नेटन और उसको 2.82 के इक्वेट करें, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 मिलते हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d8 4s0। टोटल अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी सब शेल में। अब कुछ और नहीं दिया हुआ है तो यही माना जाएगा कि यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। वी विल हैव टू अज्यूम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिचुएशन अलग होती है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही अज्यूम करना पड़ेगा। ये नीचे वाले एनर्जी लेवल्स T2G हैं, ऊपर वाले 2 एनर्जी लेवल्स EG, बीच में जाती है एक बैरी सेंटर लाइन। ठीक है, लिगैंड फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो हम पेयरिंग अवॉइड करते हुए फिल करेंगे। पहले 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। आपने ये भी देखा कि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। एट द सेम टाइम T2G लेवल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, EG लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। Ni2+ का ये कॉन्फ़िगरेशन इमर्ज कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर भी है 6। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टेस्ट पेपर। कुल मिलाकर ये टेस्ट पेपर थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसमें हाई स्कोर, हैवी स्कोर करना आसान नहीं रहेगा। 60+ जो लोग स्कोर कर रहे हैं वो अपने स्कोर को अच्छा मान सकते हैं, और 80+ स्कोर करना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा इस टेस्ट पेपर में। एनीवन स्कोरिंग इन एक्सेस ऑफ 80, आई विल से वेरी वेरी वेल डन and keep it up. Okay, so that's it about today's test paper. मिलेंगे फिर किसी और टेस्ट पेपर की डिस्कशन में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहिए और डेली बेसिस पर सॉल्यूशंस भी चेक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।